बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों आपके? आई होप कि आपको पिछले लेक्चर समझ आए होंगे और अब तक हमने 30 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप कि आप अब इस काबिल हो गए हो कि आप अपनी चीज़ों को, अपने प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझ सको और आप अपनी एक्सरसाइजेज में से प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सको। हमने पिछले लेक्चर में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात की थी, जिसमें हमने डबल इंटेग्रल्स को सॉल्व किया था फॉर इरेगुलर बाउंड्रीज या नॉन रेक्टेंगुलर बाउंड्रीज की बात की थी हमने, और उनमें हमने बताया था कि किस तरह से आप इंटेग्रल्स को सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए हमने फ्यूबेनिस थ्योरम की बात की थी कि अगर कोई दो कर्व्स हैं तो उनके दरमियान का आप जो है वो एरिया किस तरह कर सकते हो, और डिफरेंट जो है दोनों ऑप्शंस हमने दी थी कि अगर आपके पास जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है या x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तो हम उनको किस तरीके से फ्यूबेनिस थ्योरम यूज़ करके हम किस तरह से उनके इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा हमने आपको तरीका बताया कि किस तरह से आप लिमिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रीजन में टू इंटीग्रेट करने के लिए। उसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज़ डबल इंटीग्रल की जिसमें हमने उनके उनका कांस्टेंट के साथ मल्टीपल, एडिटिविटी और इसके अलावा डिफरेंस और ये चीज़ें आपको सारी बताई। उसके अलावा हमने एरिया बाउंडेड बाय द रीजन इन प्लेन जो है वो आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसी की एग्जांपल से। हमने पिछले लेक्चर में टाइम ना होने की वजह से वहाँ पे छोड़ा था, तो आज हम उसकी एग्जांपल से शुरू करते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन are bounded by y is equal to x and y is equal to x square in the first quadrant। पहली क्या बात है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ लेना है। आपके पास यहाँ पे अगर x है और y है कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो पहले क्वाड्रेंट में आपने इस जो भी रीजन बनेगा उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। आपके पास क्या है, रीजन कौन सा है कि y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, आपके पास ये दो कर्व्स हैं और इनको आपने करना है। मैंने आपको बताया था कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं। सो हम इस एग्जांपल को यहाँ पे देखते हैं और ये हमारे पास जो है रीजन बन रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये आपकी जो है ये पैराबोला का एक पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाली लाइन है ब्लू, और y इज इक्वल टू एक्स वाली ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइंस जो हैं एक तो ओरिजिन पे मीट कर रही हैं, दूसरा ये जब आपके पास x1 है तो y भी 1 है, तो 0.11 पे मीट कर रही हैं। तो इसके दरमियान जो रीजन है वो उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। सो इसका तरीकाकार क्या है कि आपके पास फंक्शन जो है ये दो कर्व्स हैं और आपने एरिया इसका फाइंड आउट करना है। सो आप क्या करेंगे कि आप इसकी लिमिट के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस आप करें इन द और इसका हम देखेंगे कि जहाँ पे वाई इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है वहाँ पे ये लाइन कहाँ पे इस रीजन में एंटर हो रही है। ये पॉइंट है जो कि इस कर्व पे एंटर हो रही है। दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से ये इस रीजन को छोड़ रही है, इट्स लीविंग द रीजन एट पोजीशन y इज इक्वल टू x। तो आपकी लोअर लिमिट जो है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसकी अपर लिमिट जो है वो y इज इक्वल टू x है। दूसरी साइड पे आप देखें तो ये जो रीजन है x एक्सिस पे आप कहाँ तक करते हैं, अगर इस लाइन को आप मूव करें तो ये सारे का सारा ये रीजन स्वीप करती है। सो आपके पास जो x एक्सिस पे जो है लिमिट है वो आपकी 0 से 1 तक है और y में आपकी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इज इक्वल टू x तक है। और इसी तरह से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें ऑन वाई एक्सिस पैरेलल टू इंक्रीजिंग एक्स एक्सिस, तो फिर क्या होगा, फिर आपकी जो ये रीजन है उसमें आपकी वो लाइन एंटर करेगी एट एक्स इक्वल टू वाई पे, और जो यहाँ से आउट होगी वो होगा x इक्वल टू अंडर रूट वाई। सो आपकी जो लिमिट होगी, लोअर लिमिट होगी x इक्वल टू वाई और अपर लिमिट जो होगी वो होगी x इक्वल टू अंडर रूट वाई। और उसके बाद आपकी फिर जो है वो लाइन जो है वो स्वीप करेगी ये पूरा रीजन, और आपकी जो y लिमिट होगी वो 0 to 1 होगी। दोनों केसेस में आपके पास जो है वो एरिया जो है वो सेम आना चाहिए। सो आपके पास क्या है कि आप इसका एरिया फाइंड आउट
तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि आपने इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करते हैं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये क्या है dx dy, ठीक है। हम इसको, मैंने आपसे को बताया था कि आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर हम ये इसमें लें तो आपके पास जो है वो अगर हम देखें तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ना कि ये इंटीग्रेशन एक ले लें dx, ठीक है, ये इंटीग्रेशन एक और फिर dy। सो पहले हम अगर इसमें देखें तो पहला मैंने इसको dx में करना है, और यहाँ पे जो मेरी इंटीग्रेशन होगी वो मैंने जिस तरह आपको बताया कि अगर ये लाइन आप इस y एक्सिस के परपेंडिकुलर लें इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x, तो फिर आपका जो है लोअर लिमिट जो है वो है x इक्वल टू y, और दूसरी क्या है x इक्वल टू अंडर रूट y, ठीक है। और y की जो लिमिट है वो क्या होगी, वो आपकी होगी 0 से 1 तक। तो यहाँ से आप इसकी इंटीग्रेशन लें तो 0 से 1, यहाँ जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट x dx की बजाय, और x इक्वल टू अब y सब्स्टिट्यूट करें, और x इक्वल टू अंडर रूट y आप सब्स्टिट्यूट करें, और ये सारे का सारा फिर उसके बाद इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट मैंने किया जब, तो ये मेरी 0 से 1 इंटीग्रेशन आ गई, और ये जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास y अंडर रूट आ गया माइनस y एंड dy, ठीक है। और ये आपके पास आ जाता है, इसको जब आपने इंटीग्रेट किया तो आपके पास ये है y रेज़ टू द पावर हाफ, तो इंटीग्रेशन होगी तो हाफ प्लस 1 3/2, तो y रेज़ टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस y स्क्वायर बाय 2, और ये सारी जो है लिमिट है फ्रॉम 0 टू 1। सो आपके पास आ जाता है 2/3 माइनस 1/2, और 0 के लिए 0 हो जाएगा। सो आपके पास क्या है 4 माइनस 3 दैट इज 1/6। तो आपके पास एरिया जो है वो ये वैल्यू आती है। और अगर हम दूसरी साइड पे करें तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एरिया जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, dy dx। उस केस में क्या है, आपकी जो लिमिट है, जैसे मैंने आपको बताया कि y की लिमिट क्या है, y की लिमिट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट है y इज इक्वल टू x, और x की लिमिट क्या है 0 से 1 तक dy dx। तो ये आपके पास आ जाता है 0 से 1, और dy जो है वो है y, ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर और ये x है, और फिर dx, ठीक है। ये लिमिट मैंने y इक्वल टू लिखें या उस तरह से भी लिखें तो दोनों केसेस में ठीक है कि मैंने y को सब्स्टिट्यूट किया। सो दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx फ्रॉम 0 टू 1, तो ये आपके पास आ जाती है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू 1। सो आपके पास आप देखिए तो ये आपके पास आ जाता है 1/2 माइनस 1/3, और 0 जो है वो, तो ये 3 और माइनस 1, तो आपके पास अगेन 1/6 आ जाता है। सो दोनों केसेस में, दोनों को जिस तरह मर्जी इंटरचेंज आप करें, आपके पास एरिया जो है वो सेम आया। सो ये हमने एग्जांपल इस तरह कर दी। इसी तरह से एक और एग्जांपल में अगर आपको बताऊं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन आर इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 2। सो इसके लिए क्या है कि आपके पास ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें देखें आप टेक्टस भी थोड़ी सी डिफरेंट यूज हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि लोअर जो लाइन है वो आपके पास है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 2। सो ये y एक्सिस को क्रॉस करती है व्हेन यहाँ पे 2 को y एक्सिस पे क्रॉस करती है, और जो है इस यहाँ पे 0 जो है इसका, अब ये पैराबोला जो है वो आपका यहाँ से 0 से क्रॉस करके ये वैल्यू बनती है। सो ये ब्लू लाइन जो है वो आपको पैराबोला दे रही है, और ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है। सो एक तो तरीका ये है कि आप अगर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x एक्सिस,
तो आप देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो रीजन्स हैं जो नॉन ओवरलैपिंग रीजन हैं तो हम उनको स्प्लिट करके हम दो रीजन में सम करके उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता है कि एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर आप ये इसको सारे का सारा इंटीग्रेट एक ही दफ़ा कर लेंगे तो ये रीजन जो है ना ये माइनस होने की वजह से ये आपको आंसर सही नहीं देगा। सो इसमें जब हमारे पास एक्स एक्सिस जो है कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो उस केस में हम इसको दो रीजन में डिवाइड करते हैं, एक R1 है एक R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ से हमारे पास जो है ये पॉइंट है जहाँ पे हम इसको लाइन को अगर हम करें तो ये इतना रीजन स्वीप करती है, ठीक है। ये लाइन जो रेड वाली यहाँ नजर आ रही है ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करती है, तो आपके पास एक रीजन R1 बनता है और फिर यहाँ से लेके आपके पास जो है ये यहाँ तक वाई दूसरी लाइन स्वीप करती है और आपके पास जो है बाकी रीजन जो है वो ये बनता है। सो हमारे पास क्या है कि हम अगर इसको देखें तो यहाँ पे ये लाइन एंटर हो रही है जो कि पैराबोला ही सारा है। पैराबोला की इक्वेशन आपके पास थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो आपके पास क्या है कि x जो है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट वाई, क्योंकि नेगेटिव साइड पे भी है तो सो माइनस अंडर रूट वाई भी है और प्लस अंडर रूट वाई भी है। जो इस साइड पे है वो आपके पास माइनस अंडर रूट वाई है, इस साइड पे जो है वो पॉजिटिव है। सो आपकी जो लिमिट है वो x की वो है माइनस अंडर रूट वाई और प्लस अपर जो लिमिट है वो अंडर रूट वाई है। और आपका जो y का डोमेन है, y की जो रेंज है वो आपके पास है फ्रॉम 0 टू 1, क्योंकि ये आप देखिए -1 और 1 पे ये आपस में यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है y वो 1 है। सो आपके पास जो y की लिमिट है वो 0 टू 1 है और दूसरा रीजन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, y 1 से स्टार्ट हो रहा है और y जो है वो आपके पास ये जो पॉइंट है ये आपका y इक्वल टू 4 है। सो ये 1 से स्टार्ट होके 4 तक आपकी y की वेरिएशन है और x की वेरिएशन क्या है, अब x जो है वो एंटर हो रही है लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पे और जो आउट हो रही है वो आपकी पैराबोला पे आउट हो रही है और पॉजिटिव साइड पे है। सो ये सिर्फ अंडर रूट y जो है वो है। सो हमारे पास क्या लिमिट्स हैं, हमारे पास ये लिमिट एक है, दूसरी लिमिट ये है। सो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पैराबोला का और एरिया फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर कंप्लीट रीजन है dx dy है, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू रीजन R1, ठीक है, dx dy प्लस रीजन है R2 dx dy, ठीक है। इसको मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ इसलिए मैं लिख रही हूँ कि पहले x आता है बाद में y आता है, आप उसको भी उस तरह भी कर सकते हैं। सो पहले मैं R1 की मैं इस केस में इसका लेती हूँ, तो मेरे पास जो रीजन R1 है उसकी मेरे पास लिमिट क्या है कि आपके पास जो x वेरी कर रहा है, ठीक है, x एंटर हो रहा है यहाँ पे, तो दिस इज माइनस अंडर रूट ये y, ठीक है, माइनस अंडर रूट y है, आउट कहाँ हो रहा है, अंडर रूट y पे, ठीक है, ये dx है और फिर आपका y कहाँ पे है, y की वेरिएशन है फ्रॉम 0 टू 1। सो मैं ये लूंगी 0 टू 1 पहले रीजन में और दूसरा जो रीजन है वो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है R2 जो है वो क्या है आपका y फ्रॉम 1 टू 4 जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ 1 टू 4 और फिर दूसरा जो है वो आपके पास क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पे एंटर जो लाइन हो रही है पैराबोला ये आपकी इस लाइन पे एंटर हो रहा है और इस पे आउट हो रहा है, आपके पास यहाँ पे एंटर हो रहा है, तो ये अब हमें x की चाहिए। सो x इज इक्वल टू y माइनस 2 और यहाँ पे अंडर रूट x इक्वल टू अंडर रूट y, ठीक है, और ये है dx और dy। जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देन वी विल गेट दिस थिंग 0 टू 1 x फ्रॉम माइनस अंडर रूट y टू अंडर रूट y एंड dy प्लस 1 टू 4 एंड दिस इज x, इसकी लिमिट है y माइनस 2 से अंडर रूट y एंड dy, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट y
माइनस और माइनस प्लस हो गया, अंडर रूट वाई डी वाई फ्रॉम 0 to 1 प्लस अंडर रूट वाई माइनस y माइनस 2 डी वाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। तो ये आपके पास आ जाती है अंडर रूट वाई क्या है, y रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। 2 टाइम्स था तो मैं इसको 2 यहीं पे कर लेती हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय y, ये 2 टाइम्स ये हो गया, ठीक है। और इसकी लिमिट है 0 to y प्लस अंडर रूट वाई y रेज टू द पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस y स्क्वायर बाय 2, माइनस और माइनस प्लस है तो 2y हो गया और इसकी लिमिट है 0 to 1। सो मैं जब सब्स्टिट्यूट करूंगी तो 1 हो जाएगा, सो 4/3 प्लस 0, क्योंकि 0 हो जाता है, प्लस में यहाँ पे भी 0 वाला 0 हो जाएगा और 1 में सिर्फ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/2 और प्लस 2। तो यहाँ से अगर हम इनका एलसीएम ले लें और इसको हम कंबाइन कर लें तो आपके पास एलसीएम आ जाता है 6, तो ये है 8 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 6, ठीक है। सो आपके पास जो है वो 6 और इसमें से 3 किया तो 3 और 4 7 15/6 या 5/2, ठीक है। ये आपके पास एरिया आ जाता है। दूसरा केस क्या है कि अगर हम इसमें यहाँ पे आप देखिए कि हमने ये जो लाइन ड्रा की थी ये कुछ पॉजिटिव साइड पे थी और कुछ नेगेटिव साइड पे, जिसकी वजह से हमने इसको 2 रीजन में स्प्लिट किया। अगर हम दूसरी साइड ले लेते हैं और यहाँ पे हम ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो अब ये सारे का सारा y एक्सिस हमारा पॉजिटिव है। जब y एक्सिस हमारा पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो है डोमेन जो है वो आपकी जो लिमिट है वो y की आ जाएगी, ये पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे एंटर हो रही है और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पे आउट हो रही है। सो हमारी एक लिमिट जो है वो एक्स स्क्वायर है और अपर लिमिट है एक्स प्लस 2। और यहाँ पे आप देखिए कि आपके एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस की यहाँ पे आपके पास ये -1 है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 है। सो जो x की लिमिट है वो फ्रॉम -1 से 2 है और हम एक ही रीजन में एक ही उस पे r के साथ हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो ये लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रा की ये पूरी की पूरी जो है पॉजिटिव साइड पे है। सो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। सो इसकी मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि अगर आपकी ये लाइन जो परपेंडिकुलर आपने ड्रा करनी है, अगर कुछ इसका पोर्शन आपका माइनस साइड पे है तो फिर आपको वो जो है उसको दो पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, ये जितने भी हैं उनमें स्प्लिट करके उस तरीके से आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एग्जांपल में, क्योंकि हम अब तकरीबन आखिरी कोर्स के आखिर में पहुंच चुके हुए हैं तो ये काफ़ी आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये मैं आपकी काम के लिए छोड़ रही हूँ और हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम आपका सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट कर सकें और आपको हर चीज़ का कोई थोड़ी बहुत नो हाउ दे सकें। सो ये आपने खुद करना है, इसका एक मैंने करवा दिया, एक दूसरा आप खुद करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारी एक एवरेज वैल्यूज़, आप देखें कि आपको हमेशा एवरेज वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। सो यहाँ पे कोई भी रीजन हो उसकी एवरेज वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं डिफाइन करने जा रही हूँ। द एवरेज वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन है तो उसकी एवरेज वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। द एवरेज वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, ये हमने किया हुआ है, इज द इंटेग्रल ऑफ द फंक्शन ओवर द इंटरवल डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द इंटरवल। हमने सिंगल वेरिएबल की बात की थी क्योंकि वो इंटेग्रल जो है वो आपकी जो है वो एक कर्व होती है या इंटरवल होता है जिसमें आपने एरिया फाइंड आउट करना है। सो आप जब उसका किसी भी वन वेरिएबल का फंक्शन को, इंटीग्रेबल फंक्शन के जब एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो फिर क्या होता है कि आप उसको इंटीग्रल लेते हैं फंक्शन का और फिर उसकी इंटरवल की लेंथ से आप डिवाइड कर देते हैं। अब 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल में क्या होगा, फॉर एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल
अभी तो हम सिर्फ 2 वेरिएबल ही की बात कर रहे हैं। जब 3 वेरिएबल पे आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसमें किस तरह से हमने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि 3 वेरिएबल में ऑब्वियसली उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। फॉर एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन अ बाउंडेड रीजन, पहले ये क्या था, ये इंटरवल था, अब ये रीजन हो गया, आपके पास एरिया की बात आ गई। सो वेरिएबल डिफाइंड ऑन अ बाउंडेड रीजन इन द प्लेन, द एवरेज वैल्यू इज द इंटेग्रल ओवर द रीजन। ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या है, इंटेग्रल वही जैसे हमने पहले लिया, इंटेग्रल ओवर द रीजन। पहले लाइन जो था इंटरवल पे था, अब रीजन में है, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द रीजन। ठीक है, पहले तो हमारा क्या था, हमारा इंटरवल था, लेकिन जब हम प्लेन में आए तो वो हमारे पास प्लेन आ गई, प्लेन का एरिया होता है। सो हम उसको उस रीजन के एरिया से जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द एवरेज वैल्यू। द एवरेज वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन एफ ओवर अ रीजन आर टू बी एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ओवर रीजन आर इज इक्वल टू, ये इंटेग्रल है फंक्शन का ओवर द रीजन आर। ठीक है, ये ज़ाहिर एरिया, स्मॉल एरिया हम जो एलिमेंट ले रहे थे वो है, और डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द रीजन आर। ठीक है, तो ये हमारी एवरेज वैल्यू हमें मिलेगी। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एक्स कॉस एक्स वाई ओवर द रेक्टेंगल। ठीक है, आपका रीजन क्या है, आपका रीजन जो है वो अगर हम देखें तो ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसकी यूनिट रखूं तो ये 0 से 1 तक y है। ठीक है, और यहाँ से आप अगर देखें तो आपके पास ये एंगल यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है और यहाँ पे π है। सो आपका जो रीजन है वो ये रीजन आपका बनता है ठीक है, ये सारा जो है इसमें रीजन मैंने ये इसको ये किया, लेकिन ये लाइंस इस तरह नहीं है, सिर्फ आपको शो करने के लिए की हैं कि ये एक आपकी इस लाइन और एक इस लाइन के दरमियान का रीजन जो है वो आपके पास है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम इसका फंक्शन का इंटेग्रल फाइंड आउट करेंगे ओवर द रीजन आर। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन है एक्स कॉज ऑफ एक्स वाई। ठीक है, डी ए क्या है, डी एक्स डी वाई है। रीजन आपके पास है y इज इक्वल टू 0 to 1 है, और जो 0 to 1 y है, और x जो है वो 0 से π है। बेशक आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या है कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू पहले y इंटीग्रेट कर लूँ तो क्या होगा, मेरे पास ये x और डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x करती हूँ तो मेरे पास y होगा, और जब मैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी तो भी मुझे वही मिलना चाहिए। लेकिन ये है कि मैं इसको जब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रही हूँ तो मैंने आपसे कहा था जो आसान तरीका होता है, अगर आपको दोनों तरीकों से ऑर्डर से रिवर्स करके ना क्या कहा जाए तो आप जो आसान तरीका है उसको करें। सो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करूँ तो मेरा जो है x है वो 0 से π रहेगा, और मैं इसको x एज इट इज़ रहेगा, कॉस का जो है वो आपके पास साइन एक्स वाई हो गया और डिवाइडेड बाय x। ठीक है, इंटीग्रेशन में यही है ना, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो आपके डिनोमिनेटर में आ जाता है, और इसकी जो लिमिट है 0 to 1 है y की, और dx है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, यहाँ ये x कैंसिल आउट हो जाता है। सो यू विल गेट फ्रॉम 0 to π, और आपके पास जो है y की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन y 1 है तो ये साइन x हो जाएगा, माइनस 0 है तो 0 साइन 0 0 हो जाता है। सो आपके पास ये वैल्यू इस तरह से आ गई। जब इसको इंटीग्रेट किया तो ये माइनस कॉज ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 0 to π, तो दिस इज इक्वल टू कॉस पाई क्या है, -1, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा +1, और माइनस इसका माइनस लोअर लिमिट के साथ माइनस आएगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस कॉज ऑफ 0। चले मैं इसको एक और यहाँ ऐसे भी एक स्टेप और लिख लेती हूँ, तो माइनस कॉज ऑफ पाई माइनस, ठीक है, कॉज ऑफ 0, ये माइनस इसके ये वाला माइनस मैंने ब्रैकेट में कर लिया। सो दिस इज इक्वल टू 1, और कॉज ऑफ 0 1 है, 1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। ठीक है,
तो उसके बाद क्या है, और आपके पास जो है वो एरिया जो आता है वो हमने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एवरेज वैल्यू क्या है, आपका जो एरिया ऑफ दिस रीजन है वो क्या है, जिस आपके पास देखें ना रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 0 से पाई है और 0 से 1 है, तो आपका एरिया क्या है x मल्टीप्लाइड बाय y। तो ये इसका रीजन है, ये पाई तक है, ये 1 तक है, सो इसका एवरेज जो है वो पाई है, सो पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर पाई। सो इसकी एवरेज जो वैल्यू आ गई वो आपकी फंक्शन की 2 ओवर पाई आ गई। हमने अभी तक जो भी इंटीग्रल की बात की थी वो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात की थी, हमने प्लेन में बात की हमने, लेकिन अभी हम अगर हमारा रीजन जो है वो सिलेंड्रिकल साइड के टाइप के हैं या स्फेरिकल टाइप के हैं, तो हमें जो है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए होंगे। सो हम डबल इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम किस तरीके से एवेल्युएट करेंगे, उसके लिए जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सपोज दैट ए फंक्शन f, अब यहाँ हम पोलर की बात कर रहे हैं, तो पोलर में ये है कि क्योंकि हम प्लेन की बात कर रहे थे, हम 2 डायमेंशनल अभी तक फंक्शन की बात कर रहे थे, हम 3 में नहीं गए, तो अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें और अगर हमारे पास एक फंक्शन है विच इज द फंक्शन ऑफ f इज द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, दिस इज डिफाइंड ओवर ए रीजन r दैट इज बाउंडेड बाय द रे थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये एक आपके पास ये फंक्शन है कोई, ठीक है, और ये इस रीजन में है जहाँ पे रीजन जो है वो बाउंडेड है बाय अ रे, ये रे है वेयर ये एंगल जो है ये आपके पास अल्फा है। ठीक है, सो थीटा इक्वल टू अल्फा और थीटा इज इक्वल टू बीटा। तो ये आपके पास थीटा इज इक्वल टू अल्फा ये है, थीटा इज इक्वल टू बीटा ये है, तो आपके पास जो रीजन है वो ये रीजन है जो कि इन 2 लाइंस के दरमियान का है। ठीक है, तो ये आपके पास रीजन जो है ये बाउंडेड बाय दीज 2 रेस है एंड बाय द कंटिन्यूअस कर्व्स। ठीक है, r इज इक्वल टू जी थीटा 1, ये आपकी कर्व्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लोअर कर्व है वो आपकी g1 थीटा है, फंक्शन ऑफ थीटा है। ऑब्वियसली जब ये आपका एंगल चेंज होगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, दिस इज द r। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ r जो है वो r जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है। सो आपकी जो है ये आपका रीजन जो है ये वाला, ये जो यहाँ पे 2 ब्लू लाइंस के दरमियान का रीजन है, ये रीजन हमारे फंक्शन का f ऑफ r थीटा का रीजन है। सो विच इज बाउंडेड बिलो बाय r इज इक्वल टू g1 थीटा एंड बाउंडेड अबव बाय r इज इक्वल टू g2 थीटा। ये g2 थीटा की जो है ना ये लाइन है, तो ये टोटल जो रीजन है वो बाउंडेड between these 2 blue lines and between two red lines हमारा रीजन ऑफ कंसर्न है। सपोज आल्सो दैट, ठीक है, हमने कहा कि हमें सपोज करना है, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि ये लोअर लिमिट है और लोअर कर्व है और ये अपर कर्व है, इसी तरह से यही बात हम कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो g1 थीटा जो है दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, फंक्शन जो है पॉजिटिव है, इट इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज लेस देन g2 थीटा। इसका मतलब ये है कि ये आपका डाउनवर्ड जो है लोअर जो कर्व है वो ये g1 है, अपर कर्व जो है वो g2 है, और विच इज लेस देन और इक्वल टू a, विच इज a इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, आपका जो सेमी सर्कल बना हुआ है कि मैक्सिमम जो है इसकी रेडियस जो है वो a है, तो a के दरमियान ये आपका रीजन लाई करता है। जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो इसी डोमेन में इसी जगह पे लाई कर रहा है। ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, कि जो भी थीटा की वैल्यू हो ये इसी में लाई करेगा। ठीक है, बिटवीन अल्फा एंड बीटा, देन r लाइज इन द फैन शेप्ड रीजन Q। ठीक है, तो आपका रीजन जो है ये फैन शेप है ना, ये वो जो चाइनीज पंखों की तरह से शेप बनती है वो शेप बन रही है, तो ये दिस इज द फैन शेप्ड रीजन Q डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज। ठीक है, कि r जो है वो रेडियस है फ्रॉम 0 टू a, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, एंड थीटा इज फ्रॉम अल्फा टू बीटा। ठीक है, हमने थीटा के ये एंगल ले लिया और रीजन जो है वो टोटल हमने ये ले लिया। कवर Q बाय अ ग्रिड ऑफ सर्कुलर आर्क्स। ठीक है, आपके पास ये सारा रीजन है जो कि Q है,
ठीक है, यहाँ इन दो रेड लाइंस के दरमियान, इन दो ब्लू लाइंस के दरमियान। तो इस रीजन को अब आप सर्कुलर ग्रिड्स में कि ये सर्कल्स हैं स्मॉल, ठीक है, ये एट ए डिस्टेंस डेल्टा आर हैं, ठीक है, और यहाँ से जो ये लाइंस हैं वो डेल्टा थीटा की लाइंस हैं, ठीक है। ये इतना एंगल जो है वो डेल्टा थीटा है, ये एंगल डेल्टा थीटा है, ये एंगल डेल्टा थीटा है, इसी तरह से ये है। तो ये आप इसको रेक्टेंगुलर ग्रिड्स में, रेक्टेंगुलर एरियाज में डिवाइड कर लें। ये एंगल, ये जो लेंथ है ये डेल्टा थीटा है, ये लेंथ जो है वो डेल्टा आर है। सो आपके पास जो एरिया आता है डेल्टा ए के आता है, और इसके अंदर कोई भी आप यहाँ पे पॉइंट इस रेक्टेंगल में आप ले लें, आपके पास जो है वो आर के थीटा के यहाँ पे पॉइंट है। सो हम इसी को कह रहे हैं कि सर्कुलर आर्क्स और रेस में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। दीज आर्क्स आर कट फ्रॉम सर्कल सेंटर एट द ओरिजिन, ये आपकी आर्क्स हैं, ठीक है, विद रेडियाई डेल्टा आर, ठीक है। इनके जो हैं वो आपके पास हैं, ये पहला जो है ये डेल्टा आर है, यहाँ से डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर 2 डेल्टा आर हो गया, यहाँ से ये 1 2 3 टाइम्स डेल्टा आर हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, और इसी तरह से ये चलता जाएगा। जितने भी आप इसको सर्कल्स ड्रा करेंगे उतने ही सर्कल, लेट अस से कि हमने ये एम सर्कल नंबर जो है वो 3 4 5 6 7 एम कोई नंबर है कि हमने इसको आखिरी सर्कल जो है वो हमारा इतने नंबर के इतनी लाइंस हो गई हैं, ठीक है। वेयर डेल्टा आर इज इक्वल टू ए रेडियस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आर्क्स, ठीक है। तो ये हमारी इसमें हो गया द रेज आर गिवन बाय, ठीक है, ये जो रेज हैं ये तो आर्क हो गई, ये जो हैं जो इस सोर्स से निकल रही हैं वो रेज हैं, और वो रे जो है वो आपकी हैं गिवन बाय, पहली जो है वो थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, दूसरी क्या होगी थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है, दूसरी है थीटा इज इक्वल टू ये एंगल प्लस ये डेल्टा थीटा, फिर उससे अगली जो होगी वो होगी अल्फा प्लस 2 डेल्टा थीटा, फिर तीसरी होगी अल्फा प्लस 3 डेल्टा थीटा, और इसी तरह से हम चलते जाएं। तो अगर हम क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये एम और ये एम जो है बराबर हों, ये हमने यहाँ से जो इनकी आर्क्स बनाई और जो रेस बनाई वो सेम नंबर हो, इसलिए हमने उसको एम डैश से शो किया है कि ये जो है ये एम डैश है, ये बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। सो हमने इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ये इतने में है, और जो लास्ट वाला है एम डैश वो आपका थीटा इज इक्वल टू बीटा पे आ गया, ठीक है, लास्ट आपकी लाइन यहाँ पे आ गई, वेयर एम डैश इज इक्वल टू ये अल्फा बीटा, ये बीटा आपका एंगल है और ये अल्फा एंगल है। सो ये जो रीजन है ये इसका एंगल जो होगा वो होगा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, ये अल्फा है ना, और ये सारे का सारा यहाँ तक बीटा है। तो जब इसमें से माइनस करेंगे अल्फा तो ये वाला इतना एंगल आपको मिलेगा, और इसको हमने डिवाइड कर दिया कितने नंबर्स में, एम डैश में। तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमें एक स्मॉल जो है वो डेल्टा थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। द आर्क्स एंड द रेस पार्टीशन क्यू इंटू स्मॉल पैचेस कॉल्ड पोलर रेक्टेंगल्स, ठीक है, ये पोलर रेक्टेंगल्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखें ना, अगर लेंथ देखें तो ये डेल्टा थीटा तो ये है, ये भी डेल्टा थीटा है, लेकिन इसकी अगर लेंथ की बात करें तो ये थोड़ी सी लेंथ बड़ी है इससे। ये डेल्टा आर जो है, ये डेल्टा आर जो है वो सेम है, लेकिन इनके एंगल थोड़े से डिफरेंट हैं। सो ये बिल्कुल रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन ये पोलर रेक्टेंगल बन रही हैं। नंबर द पोलर रेक्टेंगल्स दैट लाई इनसाइड आर द ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है, कि हम यहाँ पे चाहे यहाँ से काउंटिंग इस तरह शुरू कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से करते चले जाएं, इस तरह करते चले जाएं, यूं करते जाएं, या इधर से शुरू कर दें, किसी तरफ से भी शुरू कर दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो हैं वो पोलर रेक्टेंगल्स जो हैं वो काउंट करनी है, कॉलिंग देयर एरियाज, ठीक है। हमारे पास x1 R1 थीटा 1 जो है वो उसका एरिया उस रेक्टेंगल जिसमें पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास डेल्टा A1 है, दूसरा डेल्टा A2 है, और इसी तरह से हमारा जो kth ग्रेड है, ठीक है, ये kth ग्रेड पे हमारा डेल्टा एरिया जो है वो k है, इसका पॉइंट जो है आर के थीटा k है। इसी तरह से हम सारी जो है काउंटिंग करें तो फिर क्या है, लेट आर के थीटा के बी एनी पॉइंट इन द पोलर रेक्टेंगल whose area is delta AK
देन द सम एस एन इज इक्वल टू सारे के सारे ये जो हैं रीजन है, ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है आर के, थीटा के और डेल्टा ए के। तो ये सारे जब आप फंक्शन को सम करते चले जाएंगे हर रेक्टेंगल में तो आपको एस एन मिलेगा इफ एफ इज कंटिन्यूस थ्रू आउट आर, ठीक है। अब अगली बात क्या है कि हमने उसका एक सम ले लिया एरियाज का, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, ओवर दिस रीजन, दिस सम विल अप्रोच अ लिमिट as we refine the grade to make delta r and delta theta go to 0, कि हमारे पास जो डेल्टा थीटा और डेल्टा आर हैं अगर उनको हम छोटा करते चले जाएं तो हमारे पास एरियाज जो हैं वो स्मॉल होते चले जाएंगे। और फिर ये है कि सम विल अप्रोच अ लिमिट, द लिमिट इज कॉल्ड द डबल इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर आर, कि हमारे पास जो है वो के जो है उसकी वैल्यू हमने देखा, हमने एस एन को डिफाइन किया, तो ये आपके पास के वेरी फ्रॉम 1 to n। तो जब हम ये डेल्टा ए के को स्मॉल करते चले जाएंगे, इट मीन्स कि डेल्टा थीटा को और डेल्टा आर को हम स्मॉल करते चले जाएंगे तो हमारे पास ये एरिया स्मॉल होता जाएगा। अब नंबर ऑफ जो पोलर रेक्टेंगल्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। सो के विल गो फ्रॉम 1 to सम अनदर वैल्यू ऑफ n, कि जो इस n से बहुत बड़ी होगी, और इसी तरह से जो हम उसको छोटा करते चले जाएंगे ये n बढ़ता चला जाएगा, इट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उस केस में कि जब व्हेन इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या डेल्टा ए के अप्रोचेस टू 0, देन द लिमिट इज कॉल्ड द डबल इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर आर, और हम उसको लिखते हैं कि लिमिट व्हेन n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, क्योंकि एरिया है ना तो इस दो इंटेग्रल आएंगे, एक डी एक्स के डी आर के साथ आएगा, एक डी थीटा के साथ आएगा। दिस इज फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा डी ए। सो ये जो है ये आपका सम जो है वो रेमन सम जैसे हम करते हैं ना उसी तरह से है, लेकिन अब 2D में आ गया। टू एवेल्यूएट दिस लिमिट we first have to write the sum Sn in a way that expresses delta AK in terms of r, delta r and delta theta, ठीक है। ये एरिया की बात की थी ना कि एक साइड आपकी डेल्टा आर है, ये दो साइड्स हैं, और ये दो डेल्टा थीटा की हैं। सो इसका एरिया को हम डेल्टा आर और डेल्टा थीटा में करेंगे। अब ये है कि ये इतना आसान नहीं है कि आप सिंपल इसको डी ए को डी आर डी थीटा लिख लें, नहीं। आप देखिए पोलर में ये चेंज आएगी, और इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि हम कैसे करते हैं। फॉर कन्वीनियंस वी चूज आर के टू बी द एवरेज ऑफ द रेडियाई, द इनर एंड द आउटर आर्क्स बाउंडिंग द kth पोलर रेक्टेंगल डेल्टा ए के, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे पास देखिए यहाँ पे ये था ना, ये डेल्टा आर था, ये भी डेल्टा आर था, और ये एंगल था डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा के था। तो इसके अंदर हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका ये यहाँ से ये डिस्टेंस आर के है, ठीक है। ये हमारे पास डेल्टा ए के है इसका एरिया। तो हम यहाँ कहीं पे इसके अंदर इस एरिया के अंदर हमने एक आर के ले लिया विच इज़ द एवरेज ऑफ द रेडियाई ऑफ द इनर, ये इनर रेडियस है, ठीक है, ये आपका आउटर रेडियस है। तो इनका एवरेज हम ले लेते हैं kth पोलर रेक्टेंगल का। द रेडियस ऑफ द इनर आर्क बाउंडिंग डेल्टा ए के इज देन आर के माइनस डेल्टा आर बाई 2। बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि ये लेंथ डेल्टा आर है, अगर हाफ में हम आएंगे तो दैट विल बी डेल्टा आर बाई 2, और ये जो है ये आपका आर के है, ये आर के प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर रेडियस जो है वो आपके पास ये जो है ये क्या है, ये हमने यहाँ तक आर के लिया है ना, तो ये जो लोअर है ये रेडियस ये आपका क्या होगा आर के माइनस डेल्टा आर के बाई 2। इसी तरह से ये जो चीज़ है ये हो जाएगी आर के प्लस डेल्टा आर, और अगर हम उसको नॉन यूनिफॉर्म ग्रेड लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें उनको भी सब्सक्रिप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज डेल्टा आर अगर सारी सेम हैं तो डेल्टा आर जो है वो हम इसको करते हैं। सो दिस इज आर के, ये जो है ये आर्क आपकी इसका रेडियस जो है वो होगा आर के प्लस डेल्टा आर बाई 2। सो हम यहाँ पे लेते हैं कि इनर आर्क बाउंडिंग डेल्टा ए के इज देन आर के माइनस डेल्टा आर बाई 2, द रेडियस ऑफ द आउटर आर्क इज आर के प्लस डेल्टा आर बाई 2, द एरिया ऑफ ए वेज शेप्ड सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। वो वेज शेप ही बन रही है ना, तो आपके पास क्या है वेज शेप जो है वो अगर
यहाँ पे आपका 0 है, ये आपके पास यहाँ पे आर के है, ठीक है। तो एक ये शेप है, एक ये शेप है, और ये आपकी वेज बन रही है, इसको हम वेज कहते हैं यहाँ से, ठीक है। द वेज शेप सेक्टर ऑफ ए सर्कल, द एरिया ऑफ ए वेज शेप्ड सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। ये हमने जो ये शेप बनाई है, हैविंग रेडियस आर एंड एंगल थीटा इज, ठीक है, कि आपके इसका एरिया कितना होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास सर्कल का एरिया होता है, अगर हम देखते हैं तो सर्कल का एरिया कितना होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सर्कल का एरिया जो है, अगर ए सर्कल लिख लेते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपने किया हुआ है। और सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है, दैट इज 2 पाई। तो अगर मैं इसको लिखूँ ना 2 पाई, तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और आर स्क्वायर। अब इस ये एंगल जो है पूरे सर्कल का, ठीक है, कंप्लीट सर्कल का एरिया आपके पास ये है, जिसका एंगल 2 पाई है। तो सो मैं अगर सिर्फ थीटा की बात करूं, जो मैंने अभी आर्क बनाई थी और उसमें सिर्फ मेरे पास एंगल जो था वो थीटा था, तो मैं 2 पाई को थीटा से रिप्लेस कर दूंगी और आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉल वेज शेप्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने पहले आपको बना के बताया था। सो दिस इज द एरिया ऑफ दैट सर्कल, और it can be seen by multiplying pi by r square, the area of the circle, by theta by 2 pi, the fraction of the circle's area contained in the wedge. So the area of the circular sector subtended by these arcs at the origin are inner radius, ठीक है। तो अब ये हमने कर लिया कि हमारे पास एक वेज का जो है वो एरिया, वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, किसी भी वेज का। और अब हम उसको उस पर्टिकुलर उसमें लेके जा रहे हैं। तो इनर रेडियस हमारे पास क्या है, हाफ, इसमें हमने रेडियस देख लिया, ठीक है। ये इनर रेडियस का जो वेज होगा, जिसका रेडियस जो है वो आर के माइनस डेल्टा आर बाय 2 है, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर हाफ डेल्टा थीटा है, एंगल उसका डेल्टा थीटा है। आउटर रेडियस क्या होगा, वो बाहर वाले उस रेडियस में ले लें, आर के प्लस डेल्टा आर ओवर 2। तो ये आपका इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है। जब इस आउटर में से इनर को माइनस करेंगे तो वी विल गेट दैट स्मॉल पोलर रेक्टेंगल्स रीजन, ठीक है। तो आपके पास क्या है, डेल्टा एरिया जो है, एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, दैट इज डेल्टा थीटा बाय 2, और ये आउटर है माइनस इनर रेडियस की बात है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आर के स्क्वायर प्लस आर के डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, और ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 2 आर के डेल्टा आर, ठीक है। और ये डेल्टा थीटा बाय डेल्टा 2 यहाँ पे था। जब इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो यू वी गेट डेल्टा थीटा आर के डेल्टा आर। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास उस स्मॉल पोलर रेक्टेंगल का जो है ना वो एरिया यहाँ से कैलकुलेट हो गया। सो हमने क्या किया था, हमने कहा था कि हम अपना एरिया जो है वो एफ कैलकुलेट करेंगे, तो वो होगा एफ आर थीटा और डी ए, ठीक है, ये था। अब यहाँ एरिया जो आपका कैलकुलेट हुआ वो आर के डेल्टा आर डेल्टा थीटा है। सो हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास कंबाइनिंग दिस रिजल्ट विद द सम डिफाइनिंग एस एन गिव्स एस एन इज इक्वल टू एफ आर के थीटा के आर के डेल्टा आर डेल्टा थीटा, ठीक है। और अगर ये मैंने आपको कहा ना कि नॉन यूनिफॉर्म होती तो ऑब्वियसली इसमें भी आर के आ जाता, इसमें भी थीटा के आ जाता, लेकिन हमारी यूनिफॉर्म है, हमने सेम जो है ना डेल्टा आर सारे एक जैसे लिए हैं, डेल्टा थीटा भी एक जैसे लिए हैं। सो एज एन गोज टू इन्फिनिटी एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एंड डेल्टा थीटा अप्रोचेज 0, ठीक है। जब ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो वेज जो हैं वो और स्मॉल होते चले जाएंगे, वो पोलर रेक्टेंगल्स बहुत स्मॉल होती चली जाएंगी, सो मच सो कि दिस डेल्टा आर एंड डेल्टा थीटा विल अप्रोच टू 0। दीज सम्स कन्वर्जेस टू द डबल इंटेग्रल एस एन, ठीक है।
Sn when n goes to infinity this is equal to, अब एरिया के जगह हमारे पास डबल इंटेग्रल आ गया ओवर दिस रीजन एफ आर थीटा, और आर के बजाय आर के बजाय आर है, डेल्टा आर के बजाय डी आर है, और डेल्टा थीटा के बजाय डी थीटा है। सो हमारे पास यहाँ पे आप देखिए कि एक आर एक्स्ट्रा आ गया। जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात करते हैं तो फिर हमारे पास सिंपल आर डी थीटा नहीं बल्कि आर डी थीटा आता है, जो कि एरिया है। फ्यूवेनिस थ्योरम सेज दैट द लिमिट अप्रोचेस बाय दीज सम्स can be evaluated by repeated single integrations with respect to r and theta as f of r theta dA over the region r is equal to theta from alpha to beta, ये वेरिएशन, और r वेरी कर रहा है फ्रॉम g1 to g2, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सो हमारा जो है इंटेग्रल है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। अब ये है कि हमें इसकी लिमिट किस तरह, हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लिमिट्स फाइंड आउट करनी आपको बताई थी। अब हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिमिट फाइंड आउट करनी है। सो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वही तरीका है फाइंडिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ आर थीटा ओवर दिस रीजन आर, जो है वो इज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। हमने बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से किया कि हमें कौन कौन सी स्टेप उठाने हैं। पहला काम है कि हमें स्केच करना है, और स्केच करने के लिए क्या है कि आपने रीजन स्केच करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रीजन है जिसको मैं इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ। ये रीजन है जिसमें ये मेरे पास एक सर्कुलर आर्क है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास ये रीजन है। पहला काम ये करूंगी कि मैं ये रीजन स्केच करूंगी, मुझे कौन सा रीजन कहाँ, मुझे किसका वो इंटीग्रेशन चाहिए। तो उसको स्केच करने के बाद फिर मैं उसको लेबल करूंगी कि बाउंडिंग कर्व्स जो हैं वो क्या हैं, उनकी इक्वेशंस क्या हैं। बाउंडिंग कर्व्स जो हैं वो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये आपकी आर्क जो है वो एक सर्कल की आर्क है जिसका सेंटर एट ऑरिजिन है और जिसका रेडियस जो है वो 2 है। तो ये आर्क जो है वो आपकी सर्कल की आर्क है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस के एंगल, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 का एंगल बन रहा है, ये π/4 का एंगल बन रहा है। सो ये पॉइंट जो है √2 है, और ये भी उसके साथ ये भी √2 है। तो ये लेंथ जो है y की ये √2 हो गई, और ये वाली जो हाइट है ये भी √2 हो गई, ये x एक्सिस भी आपका √2 हो गया, और जो आपके पास जो सर्कल है जो y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ये 2 पे है। एक्स एक्सिस पे हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये रीजन चाहिए। सो हमें ये वाली लिमिट्स चाहिए। सो हमने स्केच कर लिया और इसकी जो बाउंडिंग कर्व्स हैं वो उनको भी लेबल कर लिया। उसके बाद है कि अब हमें क्या करना है, हमें आर की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है कि आर की क्या लिमिट होंगी जब हम इंटीग्रेट करेंगे। उसके लिए क्या है कि हमें अब ये पहले तो हम ये करते थे ना कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करते थे ऑन एक्स एक्सिस, या फिर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते थे फ्रॉम वाई एक्सिस इन द इंक्रीजिंग एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब क्या है कि हम जब आर की लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो फिर क्या करेंगे कि हमें एक रे बनानी होगी। ठीक है, एक रे बनानी होगी। इमेजिन अ रे एल फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, कि ओरिजिन से एक रे जो कि इस रीजन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, यहाँ से आपने एक रे बनाई एल कटिंग थ्रू आर रीजन आर इनटू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर। ठीक है, मेक द आर वैल्यूज वेयर एल एंटर्स, मार्क द आर वैल्यूज वेयर एल एंटर्स एंड लीव आर। ठीक है, रीजन को जहाँ पे एंटर हो रही हैं और जहाँ पे उसको आउट हो रही हैं। तो एंटर किस पे हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे आपके पास आर जो है वो है, अगर यहाँ देखें तो ये क्योंकि आपके ये y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट में क्या है, y इज इक्वल टू r साइन थीटा है, और ये एंगल क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये 45 का एंगल है। सो ये जो है इसकी वैल्यू √2 है। सो हमारे पास जो है ये इसकी वैल्यू जो है वो r इज इक्वल टू y की √2 है, तो y को सब्स्टिट्यूट किया तो डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और साइन थीटा कोसेकेंट थीटा हो गया। तो आपके पास r की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि r पे कहाँ एंटर हो रहा है, r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जो हमारे पास ये देखिए ना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे, पहले हमने इसको कन्वर्ट किया पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो पोलर कोऑर्डिनेट x इक्वल टू
आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। तो यहाँ पे हमने वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा से हमने ये देखा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे एंटर हो रहा है, आर आपके पास ये है। अब ये है कि ये जो इन हो रहा है यहाँ पे, आउट कहाँ हो रहा है, आउट इस सर्कल पे हो रहा है। तो ये सर्कल जो है ये इसका रेडियस अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4 मीन्स के इसका रेडियस जो है वो 2 है। सो ये जो लाइन है ये आउट हो रही है एट आर इक्वल टू 2 पे। सो हमारे पास जो है आर की दोनों जो है लिमिट्स आ गई। दीज आर द आर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, दे यूजुअली डिपेंड ऑन द एंगल थीटा। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है अगर कोई ये कर्व बिल्कुल ऐसे सर्कुलर ना हो तो ऑब्वियसली थीटा पे डिपेंड करेगी। जैसे हमने पहले पीछे फिगर में आपको जब पोलर कोऑर्डिनेट्स की हम बता रहे थे तो वहाँ पे जैसे किया था, तो ये है इस तरह से है। दैट एल मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, फाइंड द थीटा लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। हमने आर की फाइंड आउट कर ली, अब थीटा की फाइंड आउट करनी है। थीटा की फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट, आपका रीजन कौन सा है। ठीक है, आपका रीजन सिर्फ ये ब्लू वाला है। सो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट थीटा वैल्यूज दैट बाउंड रीजन आर। तो स्मॉलेस्ट क्या है, ये वाली है। ठीक है, आपके पास ये एंगल है स्मॉलेस्ट, क्योंकि रीजन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। आप हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंक्रीजिंग, वाई एक्सिस जो है ना इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो ये π/4 है और ये जो है ये π/2 है। सो आपके पास दीज आर द थीटा लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। द इंटेग्रल जो है कोई भी होगा एफ आर थीटा डी ए जो है वो ओवर द रीजन आर क्या होगा, थीटा फ्रॉम π/4 टू π/2। ठीक है, ये π/4 से ये एंगल ये है π/4 और ये टोटल π/2 है। तो π/4 से π/2 है। आर जो है वो √2 कोसिकेंट थीटा जो हमारे पास एंटर हो रहा है इस जगह से, और दूसरी जो है वो लिमिट r इक्वल टू 2 है। तो r d थीटा। सो आपका इंटेग्रल इसमें कन्वर्ट हो गया पोलर को। अभी हमने क्या करना है, हमने कहना है कि हमने यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करनी है। फाइंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इंटीग्रेटिंग एफ आर थीटा ओवर द रीजन आर दैट लाइज इनसाइड द कोऑर्डिनेट r is equal to 1 plus cos थीटा एंड आउटसाइड द सर्कल r इक्वल टू 1। पहले तो हमने क्या करना है, वही काम करेंगे कि हम इसको स्केच करेंगे। सो स्केच रीजन करें और लेबल करें बाउंडिंग कर्व्स को। पहला तो ये है कि ये कोऑर्डिनेट जो है वो इसकी शेप ये वाली है जो आपके पास, आपने पहले भी हमने किया है कई एग्जांपल्स में पिछले लेक्चर्स में। और सर्कल ऑफ रेडियस 1 जो है वो ये सर्कल है। ठीक है, आपके पास ये वाला सर्कल है। तो आपकी जो सर्विस जो हमें चाहिए वो हमने इंटीग्रेशन जो करनी है वो इस रीजन में करनी है, ये जो ब्लू वाला रीजन है। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि हमने स्केच किया, हमने इसकी कार्डियाइड की इक्वेशन लिखी r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और सर्कल की इक्वेशन क्या है कि r इज इक्वल टू 1 पे ये सर्कल ऑफ रेडियस 1 है। तो ये जो दोनों का रीजन बन रहा है, अगर हम देखें तो ये लाइन हमने स्टार्ट की ओरिजिन से, क्योंकि ये दोनों जो कोऑर्डिनेट भी और सर्कल भी इनका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि इस रीजन को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ इस रीजन में एंटर होती है एट r इज इक्वल टू 1 पे, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है। यहाँ पे एंटर होती है और आउट कहाँ होती है, जहाँ पे आपके ये कोऑर्डिनेट का जो है फंक्शन है। ठीक है, सो जो इट लीव्स एट r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपकी r की लिमिट हो गई। थीटा की क्या लिमिट है कि ये रीजन पूरे का पूरा जो है वो आपको ये करना है, जो कि -π/2 से लेके और ये π/2 तक है, क्योंकि y एक्सिस ये है आपका, y एक्सिस है, x एक्सिस ये है। तो ये रीजन जो है ये एंगल है -π/2, ये है π/2। सो आपके पास जो है वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और थीटा की ये आ गई। तो इंटेग्रल जो आता है वो -π/2 से π/2 आता है, 1 से 1 प्लस कॉस थीटा r की वैल्यू है और ये आपके पास फंक्शन है। सो यू कैन इंटीग्रेट इट दिस। अब ये है कि अगर आपके पास फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, इफ एफ आर थीटा इज कांस्टेंट फंक्शन whose value is 1, then the integral of f over r is the area of r। ठीक है, कि आपके पास क्या है कि अगर यहाँ पे आप देखिए कि ये इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये जो है ये आपको इस रीजन का एरिया देगा r d थीटा। और
फंक्शन है तो ये ऑब्वियसली आपको इंटीग्रल इसका मिलेगा। सो द एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? द एरिया ऑफ ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड रीजन, ठीक है, क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी है, रीजन आर इन द पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन इज एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर डी आर डी थीटा। यहाँ पे आपके पास एफ आर थीटा जो है वो 1 हो गया। सो आप इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लेमनिस्केट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। ठीक है, आपके पास ये फंक्शन है जिससे ये आपकी शेप बन रही है जिसको हम लेमनिस्केट कहते हैं, ये वाली। ठीक है, तो हमें एरिया इसका फाइंड आउट करना है। अब देखिए कि ये सिमेट्री है हमारे पास। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको कंसीडर कर लें तो आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ में है, ये सेकंड में है, ये थर्ड में है। तो ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया के सारे बराबर हैं। सो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लें तो हम सारे का सारा उसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया हमें मिल जाएगा। सो अब पहली चीज़ हम ये करेंगे कि हमने एक लाइन ड्रा करनी है विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फिर एंगल भी हम देखेंगे क्या है। तो इसमें अगर देखें तो ये लाइन जो है ये ओरिजिन से शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका ओरिजिन है और ये आउट हो रही है। जो इसकी फंक्शन है r इज इक्वल टू √4 cos 2 थीटा, √4 cos 2 थीटा। ठीक है, ये आपका जो है वो r की ये लिमिट है फ्रॉम 0 टू दिस वैल्यू। और एंगल की बात करें तो एंगल जो है वो ये x एक्सिस रीजन में है और x एक्सिस से π/4 तक। ठीक है, ये π/4 तक इसका जो है थीटा का वो है। सो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि एरिया इनक्लोज बाय दिस। तो आपके पास जब एरिया हमने फाइंड आउट करना है तो एरिया क्या होगा, लिमिट एंगल की है 0 से π/4। ठीक है, और दूसरी क्या है फ्रॉम 0 टू √4 cos 2 थीटा। ठीक है, और r d थीटा। तो ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास एरिया, मेरे पास फर्स्ट जो क्वाड्रेंट का ये वाला पोर्शन जो ब्लू वाला है सिर्फ इसका एरिया है। सो मैं इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ 0 से। अब इसमें भी आप चाहे एक साइड से करें दूसरी साइड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले थीटा को इंटीग्रेट कर लें तो π/4 आ जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट करें तो आप ये लिमिट करेंगे या फिर उस तरह करें। तो ये मेरे पास आ गया r² फ्रॉम 0 से √4 cos 2 थीटा। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन इसलिए अंडर रूट के साथ आया है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू r² की जगह मैं इसको लिखती हूँ तो दिस इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। ठीक है, ये मैंने डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 0 है तो 0 हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 से π/4 और डी थीटा। ये आपके पास आ गया 2। हमने किया था कि हम इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हैं। सो मैं इसको बाहर ले लेती हूँ और cos 2 थीटा को हमने इंटीग्रेट किया तो sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो गया और फ्रॉम 0 से π/4। ठीक है, तो ये आपके पास ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया sin 2 टाइम्स π/4 माइनस sin 2 और ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया sin π/4 और π/2। तो sin π/2 जो होता है वो 1 होता है और sin 0 0 हो जाता है। सो आपके पास जो है फर्स्ट जो है ये पोर्शन इसका एरिया जो है वो आपके पास A1 आ गया और टोटल जो एरिया है वो आपके पास क्या है, टोटल एरिया रिक्वायर्ड एरिया जो है enclosed by the lemniscate जो है वो that is equal to 4 times 1 that is 4। सो हमने इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। चेंजिंग कार्टेशियन इंटेग्रल्स इनटू पोलर इंटेग्रल्स। ठीक है, हम किस तरह से चेंज करते हैं। हमारे कार्टेशियन इंटेग्रल हैं, हमने f(x, y) dx dy को
एफ ऑफ आर थीटा डी आर डी थीटा में जब चेंज करना है तो हम किस तरह चेंज करेंगे? सो टू चेंज अ कार्टेशियन इंटेग्रल into a polar integral, first substitute x equal to r cos theta, y is equal to r sin theta and replace dx dy by r dr d theta in the Cartesian integral. अब ये देखें कि हम यहाँ पे dx dy को सिंपल dr d theta से रिप्लेस नहीं कर रहे बल्कि dx dy को r dr d theta में से रिप्लेस कर रहे हैं. Then supply polar limits of integration for the boundary of r. ठीक है, जब हमने इसको इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में पोलर इंटेग्रल में कन्वर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली उसकी लिमिट्स भी हमें पोलर में ही चाहिए. सो वी शैल गिव द पोलर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑन द बाउंड्री ऑफ आर. ठीक है, द कार्टेशियन इंटेग्रल देन बिकम्स फंक्शन of xy dx dy over the region r in the Cartesian coordinate will become equal to, this is another g region जो कि अब पोलर उसमें है. ठीक है, पोलर रेक्टेंगल्स में का सम है तो ये हमारे पास g आ गया. दिस इज एफ आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, आर डी थीटा. तो हम नॉर्मली इसको ये जो आर कॉस थीटा है, आर साइन थीटा है, फंक्शन डिपेंडिंग ऑन आर एंड थीटा. ठीक है, दोनों केसेस में देखें ना आर और थीटा पे डिपेंड कर रहा है. सो हम इसको सिंपली जो है वो एफ ऑफ आर थीटा लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा हम नॉर्मली नहीं लिखते. सो ये इस तरह से कन्वर्ट होगा वेयर जी डिनोट्स द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. नोटिस दैट डी एक्स डी वाई इज नॉट रिप्लेस्ड बाय डी आर डी थीटा बट बाय आर डी थीटा. ठीक है, तो हमने ये किया. अब इसको एवेल्यूएट करें where r is the semicircular region bounded by the x-axis and the curve y is equal to 1 minus x square. ठीक है, आपके पास ये रीजन है, इसको एवेल्यूएट करना है. इसको एवेल्यूएट करने के लिए आपके पास ये रीजन जो है कार्टेशियन में है. इसको अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर लें तो आप देखिए कि आपके पास क्या है, ये रीजन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, जनरली आपके पास आर है और ये जो है ये आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके पास जो है इंटीग्रेशन ओवर आर ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स. इसको जब मैं ट्रांसफॉर्म करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, सर्कल का जो है वो है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये मेरे पास जो है इंटीग्रेशन कैसे आएगी, ई रेज टू दी पावर आर स्क्वायर और डी वाई डी एक्स जो है अब ये आर डी थीटा हो जाएगा. ठीक है, और लिमिट्स हमारे पास क्या है, लिमिट्स अगर हम आर की देखें तो 0 से लेके आपके पास आर इज इक्वल टू 1 है, 0 से 1 है. और एंगल आपके पास क्या है, थीटा फ्रॉम 0 से पाई है. तो 0 से पाई तक आपका ये है. आपने इसमें देखा. अब यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करें तो आप देखिए कि ई रेज टू दी पावर आर स्क्वायर जो है इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आर डी आर की इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर आर स्क्वायर होती है. ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या होगा, ई रेज टू दी पावर आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और इसकी जब डेरिवेटिव लूंगी तो दैट विल बी 2r. तो यहाँ पे अगर मेरे पास जो है मैं इसको करती हूँ डी बाई डी आर ऑफ ई रेज टू दी पावर आर स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आता है 2r ई रेज टू दी पावर आर स्क्वायर. तो यहाँ से मैं 2 को इस साइड पे ले जाऊँ तो मैं ये लिख सकती हूँ ना इस तरह से. देखें कितना आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. पाई 0 से 1 और ये है 1/2 कांस्टेंट है, हम इसको बाहर भी ले सकते हैं, डी आर ऑफ ई आर स्क्वायर. ठीक है, डी आर डी थीटा. ये r जो है इसके अंदर चला गया और ये dr आपने देखा था पहले भी हमने किया है कि ये कैंसिल आउट हो जाता है. तो ये हो जाता है फ्रॉम 0 टू पाई, ये कैंसिल आउट हुआ तो ये हाफ है बाहर और ई रेज टू दी पावर आर स्क्वायर लिमिट है 0 to 1 और डी थीटा. ठीक है, तो ये आपके पास आ गई 1/2 और ई रेज टू दी पावर 1 तो ई हो गया माइनस ई रेज टू दी पावर 0 1 हो जाएगा और थीटा को इंटीग्रेट किया तो चलें ऐसे लिख लेते हैं. मैंने इंटीग्रेशन कर ली फ्रॉम 0 टू पाई. अब e और -1 जो है कांस्टेंट है तो इसको भी मैं बाहर ले सकती हूँ, e -1 और थीटा को डी थीटा को इंटीग्रेट किया तो ये थीटा आ गया और इसकी लिमिट है फ्रॉम 0 टू पाई. सो दिस इज 1/2 e -1
और थीटा की वैल्यू पाई है, 0 के साथ 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 e माइनस 1। सो हमारे पास ये कन्वर्ट होके इस तरह से हमने इसकी इंटीग्रेशन कर ली। अदरवाइज अगर हम यहाँ करते तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती अगर हम इसको सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही इंटीग्रेट करते। तो बच्चों आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद हम ट्रिपल इंटीग्रल हम आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। अभी हमने क्या किया, हमने डबल इंटीग्रल की बात की, पहले नॉन रेक्टेंगुलर या इरेगुलर बाउंड्रीज पे किया और फिर हमने उनकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स की, कुछ डेफिनेशंस वगैरह आपको बताई, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स बताई। फिर उसको मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में प्लेन में जो होता है वो अगर हम पोलर में ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो हम किस तरीके से करते हैं। सो ये तो डबल इंटीग्रल्स की सारी बात हो गई थी। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसकी और फर्दर एग्जांपल कीजिएगा क्योंकि हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाए। तो मैंने अब और फिर माशाल्लाह आपने इतने सारे लेक्चर कर लिए हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा हो गया होगा और आप इस काबिल हो गए हो कि आप बहुत सारी एग्जांपल्स जो है खुद भी कर सकते हो। सो ये काम मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आप अपने ट्यूटर से भी हेल्प ले सकते हो, मुझसे हेल्प ले सकते हो। और आज तक का जो लेक्चर है हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।